हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रूल्स गवर्निंग एडवोकेट्स। सो ऑलमोस्ट हम अपने सिलेबस के एंड पे आ चुके हैं। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल कोई भी डाउट हो सो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूछा गया है राइट टू स्ट्राइक के बारे में, राइट टू फीस के बारे में, लियन के बारे में। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या है सीनियर एडवोकेट्स पर हमारे, ठीक है, हमारे रूल्स में, बीसीए रूल्स में। So a senior advocate is not permitted to file a वकालतनामा, act or plead in any court other than those specified in section 30 of the Advocates Act. सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या है सीनियर एडवोकेट पे? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए सीनियर एडवोकेट कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 16 एडवोकेट्स एक्ट के। अब एक सीनियर एडवोकेट पर बीइंग अ सीनियर कहीं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले तो अ सीनियर एडवोकेट को वकालतनामा फाइल करने की रिस्ट्रिक्शन है, वो वकालतनामा नहीं फाइल कर सकते, ठीक है, एक्ट नहीं कर सकते, प्लीड नहीं कर सकते इन एनी कोर्ट अदर दैन दो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30। सेक्शन 30 में जो कोर्ट्स दिए यानी कि हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में ही एक्ट कर सकते हैं, और अगर लोअर कोर्ट में करना है तो थ्रू देयर जूनियर्स करेंगे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। अ सीनियर एडवोकेट must not appear in the Supreme Court without an AOR यानी कि advocate on record, or in any other court or authority specified in section 30 of the Advocates Act without an advocate listed in part 2 of the state rule। अब एक और रिस्ट्रिक्शन है जी, कह रहे हैं एक सीनियर एडवोकेट बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अपीयर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी में जो भी सेक्शन 30 में स्पेसिफाइड है, ठीक है। और या फिर एओआर होना चाहिए उनके साथ, या फिर कोई भी एडवोकेट जो पार्ट 2 ऑफ द स्टेट बार काउंसिल के रोल में लिस्टेड है। फिर से समझेंगे, एक सीनियर एडवोकेट फर्स्ट पॉइंट में कहा वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते, एक्ट नहीं कर सकते, प्लीड नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में एक्सेप्ट जो सेक्शन 30 में दिए हैं एडवोकेट्स एक्ट। सेकंड पॉइंट बोला गया एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में तभी अपेयर कर सकते हैं जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनके साथ हो, या फिर सेक्शन 30 में अगर उन्हें अपेयर होना है किसी भी कोर्ट में जिस पे भी वो अलाउड है अपेयर होना, उसमें वो ऐसे एडवोकेट के साथ अपेयर हो सकते हैं जो स्टेट बार काउंसिल के पार्ट 2 के इलेक्टोरल रोल में एनरोल्ड हो एडवोकेट, ठीक है। पार्ट 2 क्या है स्टेट रोल का, ये आगे देखेंगे, ठीक है। A senior advocate is prohibited from accepting instructions to draft pleadings, affidavits, advice on evidence, or any analogous drafting work in any court, tribunal or authority mentioned in section 30 of the act। एक सीनियर एडवोकेट जो हैं वो उन पर प्रोहिबिशन है कि वो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, एफिडेविट्स या फिर एविडेंस पर एडवाइस नहीं दे सकते, या कोई भी एनालोगस ड्राफ्टिंग वर्क किसी भी कोर्ट का, किसी भी ट्राइब्यूनल का या किसी भी अथॉरिटी का नहीं ले सकते, स्पेशली जो सेक्शन 30 में है उनका भी नहीं ले सकते। तो ये सारे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग के काम ये नहीं ले सकते सीनियर एडवोकेट्स, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। दिस रिस्ट्रिक्शन also extends to conveyancing work of any kind. However, this does not prevent the senior advocate from settling such matters in consultation with an advocate from part 2 of the state law। देखिए, अब एक सीनियर एडवोकेट डायरेक्टली तो ये सब काम नहीं कर सकते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, ठीक है। जो भी एडवोकेट पार्ट 2 ऑफ द स्टेट रोल में एनरोल्ड होंगे उनकी हेल्प लेकर, उनकी मिलीभगत के साथ वो ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट एडवोकेट विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सीनियर एडवोकेट, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। द सीनियर एडवोकेट इज फ्री टू मेक कंसेशंस or give undertakings during arguments on behalf of their clients, provided they receive instructions from a junior advocate। एक सीनियर एडवोकेट फ्री है कंसेशंस देने के लिए, अंडरटेकिंग देने के लिए आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर, प्रोवाइडेड वो एक जूनियर एडवोकेट उनके साथ रहे और उनको इंस्ट्रक्ट करे।
देखिए, बीइंग अ सीनियर एडवोकेट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप हर एक क्लाइंट के बारे में जानें। तो आपके साथ आपके असिस्टेंट्स के लिए एक जूनियर एडवोकेट हमेशा होता है जो आपको गाइड करता है। आप देखते होंगे कभी, जैसे कि आपने फेमस केसेस, आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस की, तो आप देखते होंगे अगर कोई सीनियर एडवोकेट अपेयर कर रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा झुंड अपेयर करता है जूनियर्स का उनके। तो उनमें से एक दो जूनियर जो होते हैं उनको गाइड करते रहते हैं कि सर ये पार्ट पढ़िए, ये आर्ग्यूमेंट है। तो जूनियर एडवोकेट हमेशा आर्ग्यूमेंट्स उनके बिहाफ पर ड्राफ्ट करते हैं, उनको बस एक पेपर पकड़ाते हैं और बोलते हैं ये है सर। और अगर कोई दिक्कत होती है आर्ग्यूमेंट्स के टाइम तो सीनियर एडवोकेट हमेशा उनसे पूछता है। नोटिस करिएगा अगली बार आप सुप्रीम कोर्ट की लाइव बेंच देखेंगे, ठीक है। A senior advocate must not directly accept any brief or instructions from a client to appear in any court, tribunal or before any authority in India. एक और रिस्ट्रिक्शन, एक सीनियर एडवोकेट डायरेक्टली क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनसे कोई भी ब्रीफ, उनसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे, ना ही क्लाइंट के बिहाफ पर किसी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में या किसी भी अथॉरिटी के उनके बिहाफ पर डायरेक्टली अपीयर करेंगे, ठीक है। A senior advocate who has previously acted as a junior advocate in a case is not allowed to advise on grounds of appeal in a court of appeal or in the Supreme Court after being designated as a senior advocate, except in conjunction with an advocate as mentioned earlier. अब देखिए, मैं अब सीनियर एडवोकेट हूँ 2024 में, बट 2023 में मैं एक जूनियर एडवोकेट थी, ठीक है। और मैंने एक केस में अपनी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दी। अब 2025 में मैं एज अ सीनियर 2024 में मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ, ठीक है। 2023 में मैंने ऐसी आर्ग्यूमेंट्स दी थी एज अ जूनियर एडवोकेट एक केस में, ठीक है। तो 2024 में वही केस अपील में गया और मैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हो चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट मुझे सीनियर एडवोकेट की रिकॉग्निशन दे चुका है। तो अब मैं, चाहे मैं पिछले केस में उसमें अपील से पहले उस केस में जूनियर थी, अब मैं सीनियर हो गई, तो अब मैं उस केस में अपीयर नहीं कर सकती डायरेक्टली अनलेस एंड अनटिल मेरे साथ एक जूनियर एडवोकेट हो, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। आगे, in recognition of the services rendered by an advocate listed in part 2 of the state rule, a senior advocate may pay them a fee which is considered reasonable. देखिए, सर्विसेज भी, ठीक है, एडवोकेट ने जो पार्ट 2 ऑफ द स्टेट रूल में हमारे रिकग्नाइज है। सीनियर एडवोकेट उनसे फ्री में तो काम करवाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स उन एडवोकेट्स ने भी मेहनत की है, तो सीनियर एडवोकेट उन्हें एक रीजनेबल फी देगा। अब रीजनेबल फी ये कहीं नहीं लिखी है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि एक रीजनेबल फी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ये हमारा रूल्स 1 to 52 आता है ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 में हमारे, ठीक है। तो अब ये 7 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं ये रूल्स, जो प्रोफेशनल कंडक्ट के रूल्स हैं एडवोकेट्स के लिए। फर्स्ट ये सारे हम करने वाले हैं क्लास में। सेक्शन 1 जो है ड्यूटी टू द कोर्ट ऑफ द एडवोकेट्स, रूल्स 1 to 10 हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। सेक्शन 2 बताएगा ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट्स, रूल 11 to 33 करेंगे। फिर सेक्शन 3 बताएगा ड्यूटी टुवर्ड्स ओपोनेंट्स, ऑपोजिट पार्टी के तरफ क्या क्या ड्यूटी है एक एडवोकेट की, रूल्स 34 to 35 बताएंगे। सेक्शन 4 में रूल्स 26 to 39 बताएंगे ड्यूटी टू देयर कोलीग्स। सेक्शन 4A बताएगा रेजिडुअल ड्यूटी, रूल्स 40 to 44B। सेक्शन 5 बोलेगा ड्यूटी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, रूल 45। सेक्शन 6 बताएगा ड्यूटी टू रेंडर लीगल एड, रूल 46 में। सेक्शन 7 बताएगा रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर एम्प्लॉयमेंट्स, रूल 47 to 52 में। आइए अब एक एक करके सारे रूल्स करेंगे। अब ड्यूटी टुवर्ड्स सेक्शन 1, रूल 1 कहता है एडवोकेट टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर। Advocates must maintain dignity and decorum in all their professional dealings, ensuring their conduct reflects the high standards of the legal profession. This involves demonstrating integrity, respect, and professionalism in interactions with the clients, colleagues, the judiciary, and the public.
Upholding such behavior helps in fostering trust and respect towards the legal system and ensures that justice is administered fairly and efficiently. So रूल 1 क्या कहता है? एडवोकेट को एक डिग्निफाइड मैनर में बिहेव करना चाहिए हमेशा। एडवोकेट्स को डिग्निटी, इज्जत और डेकोरम मेंटेन करना चाहिए अपनी प्रोफेशनल डीलिंग्स में क्लाइंट्स के साथ, और इंश्योर करना चाहिए कि उनका जो कंडक्ट है, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, ये लीगल प्रोफेशन के हाई स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आप इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, इवन अपने फेलो कोलीग्स के साथ, जुडिशरी के सामने और पब्लिक के सामने भी। ठीक है, ऐसा बिहेवियर करके मिलेगा क्या हमको एज एन एडवोकेट? हमको हेल्प होगी, लोग हमारी ट्रस्ट करेंगे एक एडवोकेट पर, एक लीगल सिस्टम पर ट्रस्ट बनेगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस मिलेगा और इंश्योर होगा कि लोग हमें एज अ हेल्पर ऑफ जस्टिस देखेंगे। ठीक है, और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में फेयर और एफिशिएंसी आएगी, फेयरनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, रूल 2, maintain a respectful attitude towards the court. Advocates are required to exhibit a respectful attitude towards the court, recognizing the authority and the role of the judiciary in the administration of justice. This entails addressing the court appropriately, following courtroom decorum, and refraining from making disrespectful or derogatory remarks about the judges or the court's proceedings. Maintaining respect towards the court ensures the smooth functioning of the judicial process and upholds the dignity of the judiciary. रूल 2 कहता है एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हमको एज एन एडवोकेट मेंटेन करना है कोर्ट की तरफ, जजेस की तरफ। क्यों करते हैं हम ऐसे? ताकि जो कोर्ट है, जो कोर्ट रूम है, उसमें डेकोरम मेंटेन रहे, डिसरिस्पेक्ट ना हो उस जुडिशरी की, उस जज की, रिस्पेक्टेबल सीट की। कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं पास करना हमको, डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी जजेस की तरफ। ठीक है, नहीं तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, हमें कंटेम्प्ट का केस हो जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट मेंटेन करने से क्या होगा? स्मूथ फंक्शनिंग होगी जुडिशियल प्रोसेस की, और डिग्निटी, इंटेग्रिटी, इज्जत हमारी जुडिशरी की मेंटेन रहेगी। अब देखते हैं रूल 3, not to influence the judge or communicate in private with the judge. It is imperative for advocates to refrain from attempting to influence judges or engaging in any form of private communication with them regarding pending cases. Such conduct undermines the impartiality of the judicial process and can lead to conflicts of interest about the fairness of the judicial decisions. By avoiding private communications and influences, advocates help preserve the integrity and objectivity of the judicial system. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि रूल 3 बोलता है कि एडवोकेट्स जो हैं उनको जजेस को इन्फ्लुएंस करने से रिफ्रेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए जजेस से, या फिर किसी भी तरह की प्राइवेट कम्युनिकेशन एक जज के साथ रिगार्डिंग अ पेंडिंग केस नहीं करनी चाहिए। वैसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट केस से रिलेटेड किसी भी जज से आप बात नहीं कर सकते, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कंडक्ट किया, किसी भी प्राइवेट केस के रिगार्डिंग जज से बात की, किसी भी पेंडिंग केस के रिगार्डिंग, तो ये इम्पार्शियलिटी जो है, जो एक फेयर और इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोसेस है, उसको खतरे में डाल सकती है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लीड कर सकती है और फेयरनेस पर जुडिशरी की क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। इसलिए अगर एडवोकेट्स जजेस के साथ प्राइवेट केसेस के बारे में अपने बात ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है जुडिशियल सिस्टम की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than having conversations with the judge, of course. आगे Rule 4, prevent himself and his client from acting in an unfair manner with the opponent party. Advocates have a duty to ensure that both they and their clients refrain from engaging in unfair practices against the opposing party. This includes avoiding deceitful tactics, misrepresentation of facts, and any form of harassment or intimidation. Advocates must promote fairness and justice, ensuring that all parties involved in legal proceedings have an equal opportunity to present their case without facing unethical or unfair treatment. Rule 4 क्या कहता है? एक एडवोकेट को अपने आप को और अपने क्लाइंट को
प्रिवेंट करना है अनफेयर मैनर में एक्ट करने से विद द ओपोनेंट पार्टी। क्या मतलब है? एडवोकेट्स की ड्यूटी है कि वो और उनके क्लाइंट्स अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि ब्राइब करना दूसरी पार्टी को, विटनेस को ब्राइब करना कि वो होस्टाइल हो जाए, ये सब नहीं करना है। मतलब कोई भी डिसीटफुल टैक्टिक्स, मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स की या किसी भी तरह की हरासमेंट, धमकी देना, इंटिमिडेशन, कुछ भी जान की धमकी देना, ये सब नहीं करना है। एडवोकेट्स को फेयरनेस और जस्टिस प्रमोट करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी पार्टीज हैं जो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो प्रेजेंट करने की उनके केस को विदाउट फेसिंग एनी अनएथिकल या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं रूल 5, refuse to represent clients who insist on unfair means. An advocate should refuse to represent clients who demand or insist on using unfair means to achieve their objectives. This includes refusing to engage in fraudulent practices, manipulation of evidence, or any form of deceitful conduct. By declining such representations, advocates uphold the ethical standards of the profession and ensure that justice is served based on truth and fairness. क्या कह रहे हैं रूल 5 में कि एडवोकेट्स को रिफ्यूज कर देने चाहिए ऐसे क्लाइंट्स जो कहते हैं कि चलिए हमें कैसे भी जिता दीजिए, चाहे कितने भी अनफेयर मीन्स यूज करना पड़े, चाहे कितना भी थ्रेट करना पड़े, चाहे जजेस को आपको घूस देनी पड़े या कुछ पुलिस ऑफिसर्स को आपको ब्राइब करना पड़े। एडवोकेट्स को ऐसे क्लाइंट्स को रिफ्यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में एज एन एडवोकेट एंगेज करते हैं, एविडेंस को मैनिपुलेट करते हैं, किसी भी टाइप का डिसीटफुल कंडक्ट करते हैं, तो ये जुडिशियल प्रोसेस को, डिग्निटी को, इंटेग्रिटी को डाउन ले जाता है, एक पब्लिक ट्रस्ट कम होता है हमारी जुडिशरी में। ठीक है, ऐसी चीजों को एडवोकेट को डिक्लाइन करना चाहिए, ऐसे क्लाइंट्स को एडवोकेट को डिक्लाइन करना चाहिए और एडवोकेट को अपहोल्ड करना चाहिए एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रोफेशन के और इंश्योर करना चाहिए कि जस्टिस इज सर्व बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस। ठीक है, रूल 6, अपीयर इन प्रॉपर ड्रेस कोड. Advocates must adhere to the prescribed dress code, which typically includes wearing formal attire, bands and gowns while appearing in court. Proper dress code is a symbol of the advocate's respect for the profession and the judiciary, contributing to the decorum and solemnity of the court proceedings. It also reflects the advocate's commitment to upholding the traditions and standards of the legal profession. रूल 6 क्या बोलता है? एडवोकेट्स को प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है, ब्लैक एंड व्हाइट कोट पैंट, एनी मॉडेस्ट क्लोथ्स, ये सारे फॉर्मल अटायर में जो भी आते हैं, बैंड्स, गाउन्स, ये सब पहने चाहिए कोर्ट में जजेस के सामने अपीयर करते हुए। प्रॉपर ड्रेस कोड क्या सिंबलाइज करता है कि एडवोकेट अपने प्रोफेशन की पूजा करते हैं, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं और एक कंट्रीब्यूशन की तरह माना जा सकता है एडवोकेट्स का कि डेकोरम मेंटेन करने में, सॉलेमनिटी मतलब सेक्रेडनेस मेंटेन करने में कोर्ट प्रोसीडिंग्स की हेल्प करता है। ये ऑल्सो एक और चीज हेल्प करता है, देखने में हमें दिखता है कि एडवोकेट कमिटेड है अपहोल्ड करने में जो हमारे लीगल सिस्टम की ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, रूल 7, refuse to appear in cases where any member of the bench is a relative of the advocate. Advocates should not appear in cases where a judge on the bench is a relative to avoid any potential conflict of interest or bias. This helps maintain the impartiality of the judicial process and ensures that decisions are made solely on the merits of the case without any undue influence or favoritism. Upholding this rule reinforces the public trust in the fairness and the objectivity of the judiciary. Rule 7 क्या कहता है? एडवोकेट्स को ऐसे केसेस में अपीयर नहीं करना चाहिए जहां पर एक बेंच का मेंबर उनका रिलेटिव हो या उनसे किसी भी केस में रिलेटेड हो। मतलब कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए या एक बायस का जो फियर रहता है, अगर आपका ऑब्वियसली नोन पर्सन आपके सामने आएगा और एज अ जज एक्ट करेगा
तो ऑब्वियसली आपके और उसमें बायस आ जाएगा, आपकी तरफ झुकाव ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एडवोकेट्स को ऐसे केसेस में रिक्यूज कर लेना चाहिए। वैसे तो जजेस भी रिक्यूज करते हैं कई बार, बट एडवोकेट्स को भी ऐसे केसेस में अपियर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? रीजन, इम्पार्शियलिटी हमारी जुडिशरी की मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बायस ना हो, ठीक है, मेरिट्स ऑफ द केस पर सोली डिसीजन हो, ना कि सामने वाले पर्सन का रिलेशन देखकर, ठीक है। Rule 8. Not to wear bands or gowns in public places. Advocates should refrain from wearing their professional attire, such as bands or gowns, in public places outside of court proceeding. This rule helps in maintaining the distinction between the advocate's professional role and their personal life, preventing any misuse or misrepresentation of their status. It also ensures that the symbols of the legal profession are reserved for their intended purpose within the judicial context. क्या कह रहे हैं? एडवोकेट्स को बैंड्स या फिर गाउन्स जो कि उनका प्रोफेशनल यूनिफॉर्म है वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं पहननी चाहिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाहर, कोर्ट के बाहर नहीं पहननी चाहिए। क्यों? एक डिस्टिंक्शन मेंटेन रहती है कि एडवोकेट अपने प्रोफेशनल रोल के टाइम बैंड पहन रहा है, गाउन पहन रहा है, और अपनी पर्सनल लाइफ में नॉर्मल क्लोथ्स जो पहनते हैं, ठीक है, इससे मिस यूज या मिस रिप्रेजेंटेशन उनकी स्टेटस की नहीं हो सकती, ठीक है। ये ऑल्सो these bands and gowns act as symbols of the legal profession, और वो सिर्फ जुडिशरी के सामने अपीयर होने के लिए ही आप पहनते हैं एज एन एडवोकेट, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं रूल 9. Not represent organizations of which he is a member. Advocates should avoid representing organizations or associations of which they are members to prevent any conflict of interest or bias. Representing such organizations can compromise the advocate's impartiality and objectivity, potentially leading to questions about the fairness of their representation. By adhering to this rule, advocates ensure that their professional judgment remains unbiased and independent. रूल 9 कहता है एडवोकेट्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, फॉर एग्जांपल मैं किसी एनजीओ का मेंबर हूँ, ठीक है, या फिर किसी भी एडवोकेट एसोसिएशन की मेंबर हूँ, ठीक है, तो मेरे को उस अगर ऑर्गेनाइजेशन का केस कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं उधर एज एन एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एनजीओ को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं अपीयर हो सकती, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायस हो जाएगा टुवर्ड्स दैट एनजीओ, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे एज एन एडवोकेट अपना इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, एंड विच कैन पोटेंशियली लीड टू क्वेश्चंस कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो रही है एडवोकेट की तरफ से या नहीं, ठीक है। अगर आप इस रूल से अडेयर करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? प्रोफेशनल जजमेंट आपकी इंटैक्ट रहेगी, आप अनबायस्ड रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। रूल 10. Not to appear in cases where he himself has a pecuniary interest. Advocates must not appear in cases where they have a direct or indirect financial interest. This rule is crucial in maintaining the integrity of the legal profession, as any pecuniary interest can compromise the advocate's impartiality and objectivity. By avoiding such cases, advocates uphold the ethical standards of the profession and ensure that their representation is based solely on the merits of the case. रूल 10 क्या कहता है? एडवोकेट्स ऐसे केसेस में अपीयर नहीं करेंगे जहां पर उनका खुद का पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी टाइप का फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंटरेस्ट है आपका एज एन एडवोकेट, तो आप नहीं अपीयर करेंगे। मस्ट नॉट, ठीक है, इसमें मैंडेटरी है कि नहीं करेंगे, मे नॉट नहीं है, ठीक है। तो ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटेग्रिटी, हमारे लीगल प्रोफेशन की इज्जत बनाए रखने के लिए। कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट अगर आपका एज एन एडवोकेट होगा और अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे पार्टीज को उसमें, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपनी इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिव नेचर। ऐसे केसेस को अवॉइड कर कर एडवोकेट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स हमारे लीगल प्रोफेशन की अपहोल्ड करते हैं और पब्लिक आई में भी रिस्पेक्ट करती है हमारे लीगल प्रोफेशन की, ऑफ कोर्स, और केस जो है सोली मेरिट्स पर डिसाइड होने में हेल्प करती है। रूल 11. Not to stand as a surety for a client in legal proceedings.
Advocates should not stand as sureties for their clients in legal proceedings. Acting as a surety can create a conflict of interest and may affect the advocate's professional judgment and objectivity. By refraining from such actions, advocates maintain their professional independence and ensure that their primary focus remains on providing objective and unbiased legal representation. Rule 11 क्या होता है? Advocates को एज अ श्योरिटी उनके क्लाइंट्स के लिए कभी भी नहीं बनना चाहिए. ठीक है, अगर आप एज अ श्योरिटी एडवोकेट एक श्योरिटी की तरह बन जाते हैं, श्योरिटी देते हैं क्लाइंट की, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है एंड इट मे और मे नॉट इफेक्ट एडवोकेट की प्रोफेशनल जजमेंट और उनकी ऑब्जेक्टिविटी, बट मोस्ट केसेस में इफेक्ट होती है एडवोकेट की जजमेंट अगर वो श्योरिटी की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, श्योरिटी होता क्या है बताती हूँ मैं, जिसको नहीं पता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए अभी तक. अगर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने चोरी की है और थेफ्ट के केसेस में वो जेल में चला गया, ठीक है, और कोर्ट ने उस पर फाइन लगाया 5 लाख रुपीस का, तो अब कोर्ट बोलता है मैं आपको बेल पे छोड़ दूंगा, बट मेरे पास श्योरिटी क्या है कि आप ये पैसे दोगे, आप कहीं भाग नहीं जाओगे. ठीक है, तो एक श्योरिटी इसमें प्ले में आता है. श्योरिटी एक इंसान होता है जो बोलता है कि मैं एक अच्छे कैरेक्टर का हूँ, मेरे ऊपर आज तक केस नहीं हुआ है और मैं इससे इस मामले में रिलेटेड हूँ और ये बंदा भागेगा नहीं, अगर ये भागेगा तो आई विल बी लायबल, अगर ये पैसे नहीं पे करेगा तो आई विल बी लायबल. तो यही कह रहे हैं एडवोकेट श्योरिटी की तरह एक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, अपने क्लाइंट की. आगे अब आती है एडवोकेट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स द क्लाइंट. पढ़ते हैं. Rule 11, bound to accept briefs. Advocates are generally bound to accept any briefs in the courts or tribunals where they profess to practice. This rule is designed to ensure that legal representation is available to all individuals seeking justice, regardless of their status or the nature of their case. By accepting briefs, advocates fulfill their duty to provide legal assistance, thereby upholding the principle of justice, of access to justice for all. Advocates जो हैं, जहाँ पर भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे किसी भी कोर्ट या किसी भी उस ट्राइब्यूनल में, दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट. कोई भी क्लाइंट अगर उनके पास केस लेकर आता है तो दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट दिस. क्यों? क्योंकि ये रूल इंश्योर करता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो हर इंडिविजुअल को जो जस्टिस सीख कर रहा है अवेलेबल हो, रिगार्डलेस स्टेटस या नेचर उनके केस का क्या है उसके. जब एडवोकेट ब्रीफ एक्सेप्ट करता है तो वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है, जो उसमें ड्यूटी उसकी है कि वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करे क्लाइंट में, और इससे वो प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल को फुलफिल करता है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, इन सब चीजों को मद्देनजर नहीं रखना, आपको बस ब्रीफ एक्सेप्ट करना है अगर आपके पास क्लाइंट है. यू कैन नॉट बी पिकी एंड चूजी बेसिकली. रूल 12, not to withdraw from service of client until there is a sufficient cause. Advocate should not withdraw from representing a client without a valid and sufficient cause. This rule ensures the continuity and stability of legal representation, preventing any undue hardship or disadvantage to the client. If withdrawal is necessary, the advocate must provide reasonable notice and ensure that the client has adequate opportunity to find alternative representation, thereby protecting the client's interest. एडवोकेट्स के पास अगर जब तक सफिशिएंट कॉज ना हो, वो क्लाइंट को सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकता. ठीक है, जब तक कोई वैलिड और सफिशिएंट कॉज ना हो. मतलब ये चीज अगर एडवोकेट कहता मेरा मन नहीं करा, आई डोंट वांट टू रिप्रेजेंट हिम, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज. ठीक है, अगर एडवोकेट ऐसे करने लग जाएं तो क्लाइंट बेचारे परेशान हो जाएंगे, तो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी हमारी लीगल रिप्रेजेंटेशन में, और क्लाइंट्स को हार्डशिप होगी, डिसएडवांटेज होगी क्लाइंट को, और उनका फेथ जुडिशियल सिस्टम से, लीगल सिस्टम से हट जाएगा. अगर विड्रॉल फिर भी बहुत नेसेसरी है तो एडवोकेट को रीजनेबल नोटिस देना चाहिए क्लाइंट को, और इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइंट के पास एडवोकेट अपॉर्चुनिटी है दूसरे एडवोकेट को ढूंढने का. ठीक है, क्लाइंट का इंटरेस्ट पहले आएगा इधर भी जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तब भी. रूल 13, नॉट टू अपीयर इन मैटर्स वेयर ही हिमसेल्फ इज अ विटनेस. Advocates must avoid
appearing in matters where they are likely to be called as witnesses. This rule prevents any conflict of interest and maintains the advocate's objectivity and impartiality in the case. It ensures that the advocate's role remains distinct from that of a witness, preserving the integrity of the judicial process and avoiding any potential bias. रूल 13 क्या कहता है? एडवोकेट्स जहां पर विटनेस है किसी केस में, उसी केस में वह एडवोकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हुए अपीयर नहीं करेंगे. अवॉइड करना चाहिए एडवोकेट्स को ऐसे मैटर्स को. ठीक है, ये रूल क्या प्रिवेंट करता है? बना क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमारे ना हो, इसलिए ये रूल बना है. और मेंटेन करता है कि एडवोकेट की ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे और केस में इम्पार्शियलिटी बनी रहे. ये एडवोकेट का जो रोल है ये डिस्टिंक्ट है एक विटनेस के रोल से. एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रही है यहाँ पे. और जुडिशरी की इंटेग्रिटी एज यूजुअल हमारी मेंटेन रहती है. कोई भी पोटेंशियल बाइस का जो डर होता है वो नहीं रहता है इसमें. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी एडवोकेट की ड्यूटीज. ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.